तो मोदी जो है या उसकी सरकार जो है, मैं इनको कहना चाहता हूँ ये कॉपी कैट है। 6 साल में इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मोदी या उनकी पूरी जो कैबिनेट है ये विजनलेस है। पहले आपने तबलीगों पे थोपा, अब आप थोप रहे हो माइग्रेटों पे। आपकी जो मानसिकता थी, जो आरएसएस की सोच थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप फेल हुए हो कि अगर हिंदू मुस्लिम करूं तो शायद मैं अपनी गद्दी को संभाल सकूं। ये हालत इस हिंदुस्तान की सरकार की है कि वो एंटी मुस्लिम्स है, वो एंटी दलित है, वो एंटी पुअर है और सबसे बड़ी बात है वो एंटी फार्मर्स भी है। बीजेपी बेईमानों से भरी हुई पार्टी है। उसे हम देश के ईमानदारी में या देश के हिस्सेदारी में हम उसको कुछ भी भागीदारी तो नहीं मानते। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारा प्रचार प्रसार चल रहा है गोदी मीडिया में उनकी तारीफ़ों के पुलें बांधे जा रही है और कांग्रेस भी अपना नज़रिया पेश कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में अब तक क्या क्या किया है, उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है और आवाम को बेदार करना ज़रूरी है। ये कहना है कांग्रेस एआईसीसी के मेंबर और केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी शाकिर सनदी सर, जो आईजी सनदी एक्स एमपी उनके बेटे हैं और ख़ानदानी तौर से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा करते हैं। आज उनसे बात करेंगे। खैर मकदम है आपका। तो हमें बताइए, मोदी सरकार के 1 साल कंप्लीट हो चुके, 2019 से 2020 तक मोदी सरकार ने बहुत सारे बड़े बड़े फैसले किए, ये उनका कहना है, और उन्होंने बहुत कामयाबी पाई है, ऐसा ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? पहले इकनॉमी के बारे में बोलिए आप। बड़ा ताज्जुब की बात है अगर मोदी सरकार ऐसे कह रही है कि इन्होंने बहुत बड़े फैसले किए हैं। मैं पिछले 1 हफ़्ते से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 1 साल का जानना चाह रहे हैं, मैं आपको 6 साल का बताना चाह रहा हूँ। मोदी सरकार की जो 6 साल हैं, उन 6 साल में अगर मैं ढंग से समझ सका हूँ तो मोदी जो है या उसकी सरकार जो है, मैं इनको कहना चाहता हूँ ये कॉपी कैट है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना कि अगर उस बच्चे ने कुछ बिल्ली बनाया तो इसने ये बिल्ली बनाएगा, अगर उसने कुछ सर्कल बनाया तो ये बच्चा भी सर्कल बनाएगा। तो मोदी पिछले 70 साल के जो कांग्रेस का रूल रहा है, उन चीज़ों को सिर्फ कॉपी कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को रीब्रश करके, रीपेंट करके लोगों के बीच में प्रोड्यूस कर रहा है। जहाँ तक इकोनॉमिक की बात है, जब डीमोनेटाइजेशन हो गया तो इस डीमोनेटाइजेशन के बाद में अगर सबसे बड़ा पैसा किसी के पास बचा था तो वो यूनियन गवर्नमेंट थी, क्योंकि सारे पैसे उन्हीं के ज़रिए फ़्लो होके आ रहे थे। आप 2 साल में ऐसा क्या हो गया, इतने कई लाख करोड़ आपने प्रिंट किए, नोटों को बदल दिए, उसको कलर वॉट कलर खेलना शुरू कर दिया नोटों के साथ। ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक रिज़र्व बैंक से पैसे उठाने पड़े? और एक बार नहीं, कई मरतबा आपने रिज़र्व बैंक से पैसे उठाए। और आज जीडीपी आपके लीडरशिप में, मोदी साहब के लीडरशिप में कहाँ तक गिरी मैं बताऊंगा तो लगता है कि बोलेंगे कि अपोजिशन वाले बता रहे हैं। आप बिजनेस वालों से पूछ के देखो, कहते हैं कि 1.5 से भी कम आ गई है। तो इतना बड़ा फेल्योर हिंदुस्तान में, भारत देश में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, तो इतने बुरे हालत उनके ज़माने में भी नहीं हुए जितने इस मोदी के 2.0 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 6 साल की बात कर रहा हूँ। 6 साल में इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देश जो है वापस मुझे लगता है कि 11वीं सदी के आसपास में चला गया हो। 11वीं भी नहीं हो सकता, जब अराजकता फैली हुई थी देश में, उस लेवल पे चला गया है। तो आपका कहना है कि कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट तो उसका इफ़ेक्ट नहीं है, इकोनॉमी का गिरने का वजह नहीं है। तो पहले के जो जीएसटी
और नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी गिरती जा रही है? मुझे लगता है कि मोदी या उनकी पूरी जो कैबिनेट है ये विजनलेस है, इनको करना कुछ नहीं था। क्योंकि मोदी साहब खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, मैं चाय बेचता था। जब ये हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करेगा, अगर वो फ़कीर बन के रहेगा तो अपना जेब और झोली भरने की सोचेगा। अगर वो चाय बेचने वाले की तरह होगा तो वो कुछ ना कुछ बेच के अपना प्रॉफिट देखने के हक में रहेगा। कोरोना तो एक बहाना है इकनॉमी के लिए कोरोना तो एक उनके लिए एक्सक्यूज़ है, ये बताने के लिए कि देखो कोरोना आया तो देश थोड़ा सा बैकफुट में चला गया। आपके पास भंडार था। आज भी अगर जैसे राहुल जी इनको सलाह दे रहे हैं, जब उन्होंने चिट्ठी यहाँ पे लिखी, सोनिया गांधी ने चिट्ठियाँ लिखी, फिर अब उसके बाद राहुल जी खुद इंटरव्यू करके लाइव सबको दिखा रहे हैं कि देखो ये चीज़ें हो सकती है। दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट राहुल जी के साथ बात करके उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की जो आम जनता है, इनके हाथ में अगर आप पैसे दे देंगे तो शायद हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू करेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि मोदी साहब को तो अपना चलाना है। उनको, जैसे मैं पहले भी कहा था कि कॉपी कैट है, तो वो कांग्रेस के सारे पुराने काम सब कॉपी कर लिए, अब वो कॉपी कर रहे हैं डिक्टेटरशिप हिटलर को। अब पता नहीं ये देश कहाँ ले जाएंगे। लेकिन कोरोना बीमारी बहुत ख़तरनाक है ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा मैच कर दिया देश को, बीमार इक्वल टू मौत। अगर 10 बीमार पड़ गए, मीडिया में ऐसा मतलब अपनी ताकत इस्तेमाल करके कहा जाए कि 10 बीमार हैं तो कल सुबह 10 मर जाएंगे। तो कोरोना नहीं जिम्मेदार है इस इकोनॉमी को बर्बाद करने में, लेकिन मोदी सरकार और उनके जो बहुत पढ़े लिखे अलग अलग डिग्रियों से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेके आए, ये सिर्फ उनकी दिमाग की सोच की वजह से इकोनॉमी हमारी गिरी है। मोदी सरकार ने कानून में भी बदलाव किए, सीएए कानून को अमेंडमेंट किया, ये सभी चीज़ें आपको किस तरह से नज़र आ रही हैं? सीएए में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उनको हम लेके आएंगे, जो मुसलमान नहीं है उनके अलावा। मैं उनसे कहता हूँ उनको जब लाना है आप ले आओ, ठीक है। एक तो हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि आप किसी को भी कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। खैर, जब आपने कर भी दिया, आप उनको लाना चाहते हो, मैं आपको हिंदुस्तान में लाना चाहता हूँ। कोरोना के वजह से जो हिंदुस्तान के आम जनता त्राही मचा दी, हज़ारों किलोमीटर, करोड़ों लोग पैदल चले गए, आप उनके लिए तो इतनी भी रद्दी भर भी दिल में दया नहीं आई। आप बात करते हो इंटरनेशनल लोगों के लाने की, ये एक बस गलत अफवाह उन्होंने उठाई कि अगर हिंदू मुस्लिम करूं तो शायद मैं अपनी गद्दी को संभाल सकूं। जो करोड़ों लोग पैदल चले गए, हो सकता है उसमें 10-15% मुसलमान भी रहे हो, लेकिन 80-85% तो हिंदू थे। उनको तो बचा लेते, उनको तो गाड़ियाँ बनाते, उनको आप ट्रेन में बिठा के भेजते। आपकी गोदी मीडिया जो कोरोना को लेके माइग्रेंट लेबर के ऊपर जिस तरह से कर रही है, आज बाप बच्चों पे विश्वास नहीं कर रहा। राजस्थान में पहले आपने तबलीगों पे थोपा, अब आप थोप रहे हो माइग्रेंटों पे। आप अपने हिंदुस्तान के लोगों को संभालो, बाहर के लोगों को आप बाद में ले आओ। आपकी जो मानसिकता थी, जो आरएसएस की सोच थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप फेल हुए हो। आप जो डिसीजन लाए हो उन सब में आप फेल हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास विजन नहीं है, आपको सिर्फ माहौल बिगाड़ना है, उस माहौल में आपको चलना है आगे, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं किसानों की तरफ। किसानों की आमदनी 2021 तक दुगनी हो जाएगी, इस तरीके का वादा किया था उन्होंने, लेकिन किसान अपने सब्जियों को और फल फरार को रास्ते में फेंक के जाते हुए नज़र आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी भले ही मैं सांसद का बेटा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। मैं किसान की तकलीफ़ को बहुत नज़दीक से जानता हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला फॉरेन टूर था वो किसानों के लिए साइनाइड लेके आया था, जो साइन किया था उसने। तो अगर उनके जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पे आप पढ़ोगे तो वहीं उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों को मारना शुरू कर दिया था। वो सब्सिडी देना नहीं चाहते थे, वो किसानों की फसल को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा था। क्योंकि अगर हम चाइना से एक्सपोर्ट करेंगे या फिर कहीं यूएस यूके से एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिर हमारा सामान लेगा कौन? तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी थी किसानों के लिए, इन्होंने उनके तरफ 1% भी देखा नहीं है। 6 साल में कितने किसान आत्महत्या कर लिए, आरटीआई में आप पूछोगे तो वो आपको रिप्लाई देंगे नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटलिस्ट उनकी सरकार है। फ़कीर अपनी झोली भर रहा है, उसके दोस्त जो है उनके साथ में अय्याशी कर रहे हैं। अगर आप कैपिटलिस्ट और क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा दोगे तो वो किसान का खून पी के ही आगे बढ़ेंगे। और ये जो सरकार है, मोदी सरकार है 2.0 सरकार जो बनी है अभी, ये किसानों के लिए 1% भी दिल में प्यार रखने वाली सरकार है नहीं। ना उन्होंने कर्जा माफ़ किया, जितने शुगर फैक्ट्रियों में इन्होंने गन्ने बेचे उनके लिए इन्होंने कभी खड़े रहे। कोरोना में जब सब्जी बिक नहीं रही थी तो कोई भी सरकार बीजेपी की आगे नहीं आए किसानों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिए। इनके पास एक भी गवर्नमेंट के तरफ से कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो किसान सब्जी जो सड़ जाएगी 2 दिन के बाद कोल्ड स्टोरेज के बिना, तो अगर रास्ते में नहीं फेंकेगा तो क्या करेगा? ये हालत इस हिंदुस्तान की सरकार की है कि वो एंटी मुस्लिम्स है, वो एंटी दलित है, वो एंटी पुअर है, और सबसे बड़ी बात है वो एंटी फार्मर्स भी है। अब आते हैं कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जो सियासी तब्दीली आ गई, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को लेके अपनी सरकार बना ली, तो कांग्रेस में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है? बिल्कुल, ये बात कहने वाली है। मैं खुद इसको कहता हूँ कि कांग्रेस में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, क्योंकि हम सब लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम सरकार बना लें। पहले पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, पार्टी से बढ़कर कोई नहीं था। ऐसे बड़े बड़े लोग जो हमारे पार्टियों से निकल गए, उन्होंने अगर इज़्ज़त कमाई है, अगर वो अपने दिल में झांक के देखे, अपने मन से पूछ ले, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से कमाई है। लेकिन उनकी दाल यहाँ पे गल नहीं रही थी, या फिर उनकी दाल जो यहाँ पे कोई चख नहीं रहा था, तो वो चले गए हैं पड़ोसी के घर खाना खाने के लिए। अगर ईमानदार होते पार्टी के लिए या देश के लिए, तो वो उसी पार्टी में रहते जिस पार्टी से वो निकले हैं। जो इंसान किसी पार्टी को धोखा दे के आगे निकलता है, तो आप सोच सकते हो कि वो अगले दिन उस पार्टी को भी धोखा दे के कहीं और भी जा सकता है। आज की डेट में बीजेपी में सारे बेईमान भरे हुए हैं। तो बीजेपी बेईमानों से भरी हुई पार्टी है, उसे हम देश के ईमानदारी में या देश के हिस्सेदारी में हम उसको कुछ भी भागीदारी तो नहीं मान सकते। तो कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ अपने जो नज़रियात है वो मीडिया में पेश क्यों नहीं कर पा रही है? ये आप भी मीडिया से जुड़े हो, आप बेहतर जानते हो इस मामले को। शुरुआत में ही आपने कहा दिया कि गोदी मीडिया है, तो अब गोदी मीडिया जिसके गोद में बैठी है, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होती है। हम ईमानदारी से अपनी अपोजिशन होने का दावा कर रहे हैं, बहुत से लोग समझ भी रहे हैं उस चीज़ को, और उस पर लोगों की हमें दुआएं भी मिल रही हैं। लेकिन जितना चीज़ टीवी में आना चाहिए या पेपरों में आना चाहिए, वो आ नहीं इसलिए रहा कि क्योंकि मीडिया हमारे कंट्रोल में आज के डेट में है नहीं। आप सोशल मीडिया के चैनल में जाके किसी भी बीजेपी के खिलाफ जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल खोलें, आप देखो लाखों लोग देख रहे हैं उसे, भले वो ध्रुव राठी का हो या वो भक्त बनर्जी का हो, आपका खुद का भी देख लो, आपके भी तो कई लाखों उसमें व्यूज़ आते हैं। तो अब ये सब लोग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के लोगों को समझ में आ गई है कि
सेटेलाइट चैनल से ये प्राइवेट यूट्यूब चैनल जैसे ही चैनल ही अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो सरकार जो गलत काम कर रही है उसके खिलाफ जो हम कर रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहा है और उस पर वो संज्ञान भी ले रहे हैं। अब ये हुबली धारवाड़ के मसले में आते हैं, यहाँ के जो एमपी है मोदी जी के दाएँ बाएँ नज़र आते हैं, लेकिन इधर के कॉन्स्टिट्यूंसी में उतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? 70 दिन से भी ज़्यादा हो गया। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, शायद कहीं गायब हो गए हैं, क्या खो गए हैं, पता नहीं। अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा प्यार से बात करते हैं। मुझे लगता है कहीं गुमशुदा हो गए हैं, ढूंढने की ज़रूरत है उनको, ढूंढ रहे हैं लोग भी उनको, शायद मिल भी जाएं। मंत्री बने हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स से और कोयल मिनिस्टर उनके पास में है। जब पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा तो आपका काम दिल्ली में तो कुछ होता नहीं है। आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए, लोग तकलीफ़ में हैं, उनकी मदद के लिए आपको खड़े होना चाहिए। सरकार से ज़्यादा ग्रांट आपको यहाँ लेके आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ हुआ है। वो पिछले साल बारिश की वजह से हो या इस बार कोरोना की वजह से हो या आगे चल के फिर किसी और रीज़न से लिए हो सकता है। जब से आप मंत्री बने हो, जब से आप इस 2.0 में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी आप यहाँ पे कर नहीं रहे हो। आपका स्मार्ट सिटी पता नहीं कहाँ चलेगी। पहले हमने बचपन में सुनता था कि कुआं खो गया, ऐसे कहानी पढ़ते थे, तो यहाँ तो स्मार्ट सिटी ही खो गई। स्मार्ट सिटी है नहीं, स्मार्ट रोड्स हैं नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स आए नहीं, स्मार्ट पार्क बने नहीं, और स्मार्टली आप गायब हो गए हो। ये मेरे लिए ताजुब की बात है। उम्मीद है आपका चैनल अगर वो देख रहे हैं तो शायद खोए हुए इंसान मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा आसानी होगा उनसे बात करके पूछने के लिए। तो आपने अपना कीमती वक्त इत्तेहाद न्यूज़ को दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज मुझे अपने चैनल में कुछ बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका।